नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे 50 देशों के शीर्ष नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परमाणु सुरक्षा हो हर देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता। अमेरिका ने माना, हथियारों के प्रबंधन में भारत की भूमिका अहम। भारत में बनेगा एशिया का पहला लीगो प्रयोगशाला। अमेरिका के साथ हुआ समझौता। 2023 तक काम करने लगेगा लैब। लीगो वैज्ञानिकों से मिले मोदी। दोहरी नागरिकता मुद्दे पर राहुल गांधी ने एथिक्स समिति को दिया जवाब। कहा, छवि खराब करने की कोशिश। सुब्रमण्यम स्वामी को सबूत पेश करने की दी चुनौती। कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में गुजरात विधानसभा से भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित। सहमति और सामाजिक आकलन के नियमों को किया कमजोर। कांग्रेस कोर्ट में देगी चुनौती। कोलकाता हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। अब तक 24 लोगों की मौत। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री गुरुवार को परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के मेजबान के तौर पर दिए गए राष्ट्रपति बराक ओबामा के डिनर कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परमाणु सुरक्षा हर देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को ये विचार त्याग देना चाहिए कि आतंकवाद किसी दूसरे की परेशानी है। ये हम सब की परेशानी है और एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाए बिना परमाणु सुरक्षा पर बात करना बेमानी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आतंकवाद के बढ़ते दायरे ने परमाणु सुरक्षा पर दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। In the wake of the Brussels attack, with our memories of the tragedy in Paris, we have not only great urgency around the nuclear issue, but eliminating generally the scourge of terrorism. राष्ट्रपति ओबामा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर कोरिया के परमाणु विवाद समेत विश्व शांति से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Of great importance to both of us is North Korea's pursuit of nuclear weapons, which threatens the security and stability of the region. And President Xi and I have discussed how we can discourage action like nuclear and missile tests that escalate tensions and violate international obligations. दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच परमाणु सुरक्षा और परमाणु सामग्री का प्रबंधन दुनिया भर में चिंता का केंद्र बना हुआ है। चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दुनिया भर के नेता वॉशिंगटन में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री लीगो परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से मिले। इस मौके पर भारत में लीगो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री आज परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भारत की चिंताओं से दुनिया को रूबरू कराएंगे। वॉशिंगटन डीसी में हो रहे चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में 53 देश और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में परमाणु हथियारों को कम करने और इन हथियारों के आतंकवादियों के हाथ पड़ने पर वैश्विक सुरक्षा से जुड़े खतरों पर चर्चा होगी। सम्मेलन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु सामग्री के प्रबंधन में भारत को अहम भूमिका निभानी है। With respect to responsible stewardship of nuclear weapons and nuclear materials. India has a long record of being a leader, of being responsible. प्रधानमंत्री के दौरे के पहले दिन भारत और अमेरिका के बीच लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में लीगो इंटरफेरोमीटर के निर्माण से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोतों का सही पता लगाने और संकेतों के विश्लेषण करने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
Now that India has agreed to be a part of this project, the possibility is that India will become central to the LIGO project, partly on account of the fact that geography favors us. वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, तकनीक, शिक्षा और पर्यटन विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की एथिक्स समिति को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने शिकायत पर संज्ञान लेने के समिति के फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सबूत के तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट नंबर और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी चुनौती दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली एथिक्स समिति ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। इस पर राहुल गांधी ने 23 मार्च को अपना जवाब भेज दिया। पीटीआई के मुताबिक अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि शिकायतकर्ता सिर्फ गुमराह करना चाहता है। उन्होंने इसे छवि खराब करने की कोशिश बताया है। राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश नागरिकता लेने की कोशिश नहीं की है। गुजरात विधानसभा ने बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। कांग्रेस के सभी विधायकों को स्पीकर ने 30 मार्च को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि विधेयक में केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर किया गया है। नए विधेयक के तहत केंद्रीय कानून के सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति खंड सार्वजनिक उद्देश्यों और औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे। हालांकि औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय कानून के नियम लागू होंगे। कांग्रेस ने इस विधेयक को जन विरोधी करार देते हुए कहा है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का विरोध करेंगे, साथ ही हाईकोर्ट में चुनौती भी देंगे। उत्तराखंड के लिए केंद्र की तरफ से जारी विनियोग अध्यादेश को कांग्रेस कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने से रोकने के लिए उसने एक कदम उठाया है। वहीं केंद्र सरकार इसे संवैधानिक जरूरत बता रही है। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार 1 अप्रैल से राज्य में धन खर्च करने के लिए अध्यादेश लाई है, लेकिन कांग्रेस इसे असंवैधानिक कदम बताते हुए अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। ऑर्डिनेंस इश्यू हो रहा है इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हो। वी आर गोइंग टू चैलेंज इट बिकॉज इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में खर्चा चलाने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। The state is not able to get the appropriation bill, thereby creating a constitutional crisis. From 1st onwards, tomorrow onwards, people will be left with no salaries and no developmental work also, because without appropriation you cannot withdraw money. So the government of India stepped in on the basis of the governor's recommendation. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के लिए विनियोग अध्यादेश की सिफारिश की थी। सरकार की दलील है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और विधानसभा से बजट पारित नहीं हो सका था। इस अध्यादेश के जरिए 1 अप्रैल से सरकारी राजस्व की वैध तरीके से निकासी की जा सकेगी। इस बीच राज्य में बहुमत साबित करने की तारीख एक बार फिर टल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 31 मार्च को हरीश रावत को बहुमत साबित करना था। इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 4 अप्रैल और 16 मई के बीच किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और पोल सर्वे पर भी बैन लगा दिया गया है। 4 अप्रैल को असम और पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव है, जबकि 16 मई को तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होना है।
वहीं चुनाव में धनबल पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग की टीमें 5 राज्यों में जगह जगह दबिश दे रही हैं। अब तक 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने तकरीबन 41 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तकरीबन 17 करोड़ रुपए, असम में 8.5 करोड़, केरल में तकरीबन 8 करोड़, पश्चिम बंगाल में 7.5 करोड़, जबकि पुदुचेरी में अब तक 34 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 9,914 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है, जबकि बाकी मामलों की जांच चल रही है। पहले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों ने असम में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को असम के चुनावी रण में वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 2 रुपए किलो चावल, मुफ्त इलाज, रोजगार और चाय बागान मजदूरों को पक्का मकान देने का भरोसा दिया, तो केंद्र सरकार के कामकाज की जमकर आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और तेजपुर जिले में 3 रैलियां की। उन्होंने गोगोई सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं केंद्र सरकार के कामकाज पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों में शांति व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। मगर जहां भी बीजेपी जीती वहां लड़ाई शुरू हुई। अब देखिए, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा नहीं, तेजी से प्रगति हो रही। बीजेपी हरियाणा में जीती और महीनों में वहां पे दंगा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने गरीबों, किसानों, नौजवानों से लेकर चाय बागान मजदूरों के लिए कई वायदे किए। युवाओं को रोजगार देने का होगा और 10 लाख युवाओं को हम 5 साल के अंदर रोजगार दिला के दिखाएंगे। स्वास्थ्य बीमा बचानी योजना, नेचुरल डिजास्टर में किसानों की मदद करने के लिए चावल 2 रुपए किलो हम असम में दिलवाएंगे। असम में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद गुरुवार को राहुल गांधी ने दूसरी बार धुआंधार प्रचार किया। इन इलाकों में 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल की खराब हालत के लिए जिम्मेदार बताया। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने जिन चुनावी वादों के साथ राज्य की कमान संभाली थी, वो उसे पूरा करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है तो सरकार पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और युवाओं को रोजगार के लिए तत्काल कौशल विकास योजना लागू करेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाएगी, 15 दिन के अंदर हम उस योजना को पश्चिम बंगाल में भी प्रभावी तरीके से मेरे बहनों भाइयों लागू कर देंगे, ताकि पश्चिम बंगाल के नौजवानों को भी रोजगार का अवसर मुहैया हो सके। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखेंगे मसूद अजहर पर प्रतिबंध की भारतीय कोशिशों पर चीन का अड़ंगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। कोलकाता में कल निर्माणाधीन पुल गिरने से हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गहरी संवेदना जताई है। इस बीच मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कोलकाता में राहगीरों पर अचानक गिरे फ्लाईओवर का पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
हादसे से बेखबर कारें, ऑटो रिक्शा और रेहड़ी पटरी वाले भी इसकी चपेट में आ गए। हद तो ये कि निर्माता कंपनी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया, जिसकी लापरवाही ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। हालांकि पुलिस ने IVRCL के स्थानीय दफ्तर को सील कर दिया है और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। Further, law will take its own course. The technical committee has been set up along with Kharagpur ITI team because it's a technical subject. And also regarding this inquiry committee also been set up under Chief Secretary, Home Secretary, the committee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। तो घटनास्थल का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने CBI जांच की मांग की है। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए खुद स्टेट गवर्नमेंट CBI इंक्वायरी के लिए रिकमेंड करेगी और हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर जो सीमेंट के बदले बालू से ये काम कराते थे, वो इन मंत्री को कितने नोटों की बंडल दिए हैं। तो मेरा पहला मांग है कि ये मंत्री को बर्खास्त करो और साथ ही साथ इनको हिरासत में लेना चाहिए। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में इस फ्लाईओवर के निर्माण का काम शुरू हुआ और वही इसके लिए जिम्मेदार है। करीब 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 2009 में वाम मोर्चा के शासनकाल में शुरू हुआ था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और हादसे के बाद से NDRF समेत राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। घटनास्थल पर तैनात NDRF के DIG SS गुलेरिया ने आज बताया कि फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मलबे में अब किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद नहीं है। Present condition is that operation is in the last phase. If you look at the site, there is some debris there that is being removed, and it is being ensured that there is no more dead body under the debris. As far as the possibility of live person is concerned, that is no more in this area. This operation has been conducted in a very professional manner, and it is being concluded maybe within next 2 to 3 hours. और हमारे साथ कोलकाता से सीधे जुड़े हमारे संवाददाता प्रणब गोस्वामी, उनका रुख करेंगे। प्रणब, मलबा हटाने का काम अब भी जारी है, क्या फिलहाल ताज़ा स्थिति है, क्या अपडेट है? हमने देखा NDRF के DIG कह रहे हैं कि अब किसी के जिंदा बचे होने की संभावना नहीं के बराबर है। देखिए, जितना बड़ा मलबा वहां पर गिरा था, जो कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर जो कि नीचे ढह गया था, उसको हटाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और उसी के लिए जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जो कर्मी है वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल तक जो इंजर्ड हुए थे उनको सकुशल बाहर लाया गया था। अब ये बात कही जा रही है कि अब शायद किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद नहीं है और जितने भी ये कहा जाए कि जो भी डेड बॉडीज थी वो बाहर आ गई है। अब तक करीब 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये जल्दबाजी होगी कि कुछ लोग और ये पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं जो बचाव कर्मी है कि कोई भी व्यक्ति अगर नीचे दबा हुआ हो मलबे में और अगर वो उसकी सांसें चल रही हो तो कम से कम उसको सकुशल बाहर लाया जा सके, इसी की कोशिश की जा रही है। इस बीच इस पूरे हादसे को लेकर जो राजनीति है वो तो गरमाई रही है, लेकिन हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो दोषी कंपनी है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए वो भी बात हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह हादसा बेहद दुखद भी है और इसके साथ ही इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। खासतौर पर ममता सरकार के खिलाफ विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सारे तथ्य तब सामने आएंगे जिम्मेदारी लेता कोई नहीं दिख रहा है और चुनावी फिजा में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और ज्यादा तेज होता ही दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में कल बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को अगले 2 सत्रों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप है।
इससे पहले एथिक्स कमेटी ने बुधवार को सदन में इस बाबत रिपोर्ट पेश की थी और सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें 2 सत्रों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र पूरा हो गया है। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। जब उनको ये लगा कि जो ये फैसला ले रहे हैं ये कोर्ट में एक दिन भी टिक नहीं पाएगा, तो वो एक कायदा नीचे उतर गए हैं और हम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर से उन्हें माफ नहीं किया है, पर सदन का जो फैसला है मुझे मंजूर है, पर मैं निराश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखा पीड़ित राज्यों के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि सूखा पीड़ित कितने राज्यों में प्रबंधन सेल का गठन किया गया है। कोर्ट ने जानना चाहा कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकार को सैटेलाइट डाटा की मदद से मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने की सलाह दी है। कोर्ट में 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संकेत थोड़े बेहतर होते नजर आ रहे हैं। फरवरी में 8 कोर सेक्टरों की विकास दर 5.7% के साथ 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट और बिजली उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी रही है। बीते साल फरवरी में कोर सेक्टरों की विकास दर 2.3% रही थी। ये नवंबर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है, जब कोर सेक्टरों ने 6.7% की ग्रोथ दर्ज की थी। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी उद्योगों का योगदान करीब 38% है। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, इसलिए आज से सरकार के अहम आर्थिक फैसलों का असर आम आदमी की जिंदगी पर दिखना शुरू हो जाएगा। आज से पीपीएफ, एनपीएस, किसान विकास पत्र पर कम ब्याज मिलेगा। कार कंपनियों पर इंफ्रासेस लगाने की वजह से कारें महंगी होंगी। कार, बाइक समेत सभी वाहनों का बीमा 40% महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी होंगी। आज से 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर 12 की जगह 15% सरचार्ज लगेगा। हालांकि आम आदमी को आज से कई चीजों में राहत भी मिलेगी। सरकार 1 अप्रैल से 15 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट देगी। सिर्फ एक बार प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट आज से सस्ते हो जाएंगे। 3 साल से ज्यादा निष्क्रिय ईपीएफ खातों पर ब्याज मिलेगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से महज एक फोन कॉल के जरिए रेलवे टिकट कैंसिल हो सकेगा। आज से वरिष्ठ नागरिकों के आरक्षण कोटे में 50% तक की वृद्धि की गई है। अब ट्रेन में उनके लिए करीब 90 सीटें आरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी 1 अप्रैल से ही लागू हो रही है। आज से सिगरेट समेत तमाम तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ज्यादा बड़ी चेतावनी नजर आएगी। आज से सभी तंबाकू उत्पादों पर कुल डिस्प्ले का 85% चेतावनी के रूप में छापना अनिवार्य हो गया है। अभी तक एक कुल डिस्प्ले का 50% था। इस चेतावनी के जरिए तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से जुड़े खतरों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि ये फैसला पिछले साल ही लागू होना था, लेकिन तब संसदीय समिति की सिफारिश के बाद इस फैसले को टाल दिया गया था। चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश पर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को चीन ने संयुक्त राष्ट्र की समिति से इस प्रस्ताव को रोकने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख पर पाबंदी पर विचार कर रही है। भारत को इस प्रस्ताव पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन हासिल है। 2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले के बाद फरवरी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखते हुए अजहर पर प्रतिबंध लगाकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया का दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेले गए सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने कोहली के 89 रन की मदद से वेस्टइंडीज के सामने 193 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।
पुल किया है वहां पर बैकफुट पे जाकर। रोहित शर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। हालांकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक प्रदर्शन के दम पर इस विराट लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। वेस्टइंडीज की जीत के हीरो रहे सिमंस ने 51 गेंदों में 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 83 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसल 20 गेंद में 43 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले जॉनसन चार्ल्स ने 36 गेंदों में 52 रन बनाए। अब फाइनल में वेस्टइंडीज के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रविवार को खेला जाएगा। शिव थापा ने चीन के किनान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के साथ ही 56 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। शिव ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के कैरात येरालिएव को हराया। वो आज फाइनल में थाईलैंड के चातचाई बुतदीस से भिड़ेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे 50 देशों के शीर्ष नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परमाणु सुरक्षा हो हर देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता। अमेरिका ने माना हथियारों के प्रबंधन में भारत की अहम भूमिका। भारत में बनेगा एशिया का पहला लीगो प्रयोगशाला। अमेरिका के साथ हुआ समझौता। 2023 तक काम करने लगेगी लैब। लीगो वैज्ञानिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोहरी नागरिकता मुद्दे पर राहुल गांधी ने एथिक्स समिति को दिया जवाब। कहा, छवि खराब करने की कोशिश। सुब्रमण्यम स्वामी को सबूत पेश करने की दी चुनौती। कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में गुजरात विधानसभा से भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित। सहमति और सामाजिक आकलन के नियमों को किया कमजोर। कांग्रेस कोर्ट में देगी चुनौती। कोलकाता हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। अब तक 24 लोगों की मौत। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए लोकतंत्र 2016। एक छोटे से ब्रेक के बाद।